वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है ये रिक्सिया की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट ए में हमने देखा था कि रिक्सिया का क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, उसके और जो मेंबर्स होते हैं उनसे क्या रिलेशन है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हमने देखा था कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उनकी एनाटॉमी कैसे होती है। मैंने अपने साइड से उस वीडियो में बहुत बेस्ट देने का ट्राई किया था, क्योंकि जब हम पढ़ते थे ये मेंबर्स तो हमको सारे मेंबर्स ना ऐसे लगते थे कि यार क्या ही डिफरेंस है इसमें, सब में तो वही चीजें पढ़नी है, वही एंथ्रीडिया पढ़ना है, वही आर्चिगोनिया पढ़ना है, वही स्टोरेज रीजन पढ़ना है, वही फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, तो डिफरेंस क्या है, मन ही नहीं करता था पढ़ने का। तो मैंने ट्राई किया कि आप लोगों के साथ वो प्रॉब्लम्स ना हो और मैंने सारे जितने मेंबर आपको पढ़ने हैं उसको रिलेट किया। अभी हम लोग एक मेंबर कंप्लीट कर रहे हैं तो मैंने आगे के मेंबर्स के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। जब हम लोग दूसरा मेंबर पढ़ेंगे तो हम लोग पहले वाले मेंबर्स को देखेंगे कि ये दूसरा वाला जो हमारा मेंबर है वो पहले वाले मेंबर से कैसे अलग है, क्या क्या दोनों में सिमिलरिटीज है। फिर जब हम लोग तीसरा मेंबर देखेंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे कि ये दोनों जो है पहले तीसरे वाले से कैसे अलग है, कैसे सिमिलर करते हैं। फिर हम लोग ऐसे पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएंगी, सो डोंट वरी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो ना, समझ में आ रही चीजें तो ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या रिप्रोडक्शन के बारे में, कि यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्स में बनाए रखता है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म की तो डेथ होती है पर स्पीसीज की डेथ नहीं होती, किसी जीनस की डेथ नहीं होती, डेथ सिर्फ ऑर्गेनिज्म की होती है, इंडिविजुअल की होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है आप सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट में हमको देखना है कि रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है। तो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स में मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। किसका फॉर्मेशन नहीं होता? इन ब्रायोफाइट्स माइटोस्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता। माइटोस्पोर्स फॉर्म नहीं होते। माइटोस्पोर्स डज नॉट फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स। अगर माइटोस्पोर्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगी। क्या होगी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल एब्सेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल एब्सेंट। और अगर आपने वीडियो देखी है, कौन सी वाली वीडियो, कि जहां पे हमने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है ब्रायोफाइट्स में, जो सारे हमने स्ट्रक्चर देखे थे कि फ्रेगमेंटेशन से कैसे होता है, ट्यूबर से कैसे होता है, प्राइमरी प्रोटोनीमा से, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से, क्लैडिया से, पर्सिस्टेंट एपेक्स, इस तरीके से, इनोवेशन से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस, तो इस तरीके से हमने बहुत अलग अलग तरीके देखे थे। वही तरीका सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन सा, जैसे रिक्सिया में कौन कौन सा है, मार्केंसिया में कौन कौन सा है, एंथोसिरोस में कौन कौन सा है, स्पाइनम में कौन कौन सा है, उसमें होता क्या है ये आपको पहले से पता रहेगा। बस आपको याद रखना है कि इसमें किसके थ्रू होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन के सिर्फ दो तरीके बचे हमारे पास। पहला क्या है? पहला हमारा है वेजिटेटिव। पहला हमारा क्या है? वेजिटेटिव। और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हमारा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से तरीके हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है? डेथ एंड डीके मेथड्स होता है। डेथ एंड डीके मेथड्स के बाद एडवेंटिशियस ब्रांचिंग वाली मेथड्स होती है। थर्ड में क्या है? ट्यूबर्स फॉर्मेशन होते हैं और राइजोइड्स फॉर्म होते हैं। ये 3-4 तरीके के मेनली आपको देखने को मिलेंगे और सेक्सुअल में तो डिटेल में पढ़ना ही है। तो सबसे पहला क्या है? बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर थैलस। बाय प्रोग्रेसिव ऑफ डेथ एंड डीके ऑफ द ओल्डर थैलस। अब इसमें बताने वाली कोई बात है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर मैंने अलग से पढ़ा दिया है तो यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक सिंपल सा शॉर्टकट सा देख लेते हैं कि मैंने फिगर यहाँ पे भी वाली स्लाइड्स ऐड की थी जो कि हमने रिप्रोडक्शन के टाइम में ही देखी थी। यहाँ पे देखिए यही वाली स्लाइड देखी थी हमने उस वीडियो में। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि हमारे पास इस तरीके से एक थैलस था। ये थैलस डाइकोटोमसली ब्रांच कर रहा था और यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बने थे। फिर ये थैलस इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांचिंग कर रहा था, इस तरीके से थैलस थे, और फिर इस तरीके से थैलस थे। फिर यहाँ पे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग हो रही थी, यहाँ पे ऐसे हो रही थी, यहाँ पे ऐसी हो रही थी, यहाँ पे ऐसे होती। तो डाइकोटोमसली ब्रांचिंग होते समय पीछे से जो पीछे वाली सेल्स थी वो क्या हो रही थी? इलिमिनेट होती जा रही है। तो इस तरीके से अगर वो इलिमिनेट होती जाती है तो हमारे पास एक थैलस है, आप कितने थैलस हैं? 8 थैलस बन चुके हैं। तो ये जो तरीका होता है डेथ एंड डीके ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या फिर डेथ एंड डीके मेथड्स। वही फिगर यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे एक थैलस है, तो यहाँ पे एक थैलस है, दूसरा थैलस यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे इसका पोस्टीरियर रीजन है। अब ये
थैलस जो है और ग्रोथ किया, यहाँ पे ये जो इतना ग्रोथ कर लिया, लेकिन पीछे वाला रीजन क्या है, पीछे वाला रीजन क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके होने के बाद आपको क्या देखने को मिला कि एक थैलस तो हमारा यहाँ से डिके होने के बाद अलग हो गया और एक थैलस के पास अभी भी दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब इसको और थोड़ा आगे चलते हैं कि ये थैलस ने भी अपने में एक ब्रांचिंग कर ली, इस थैलस ने भी अपने में एक ब्रांचिंग कर ली और इस वाले ब्रांचिंग ने भी अपने में एक ब्रांचिंग कर ली। अब डेथ एंड डीके मेथड्स और ऊपर तक पहुंचा और अब यहाँ पे ये दोनों चीजें भी अलग हो गई। तो इस तरीके से जो प्रीवियस था उसका अलग होता 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 नए जो है वो अलग अलग बनते जाए। तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है, डेथ एंड डीके मेथड कहलाता है। मतलब कि सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग को समझ में तो आ गई होंगी, पर मुझे क्या कहते हैं आप लोग का फीडबैक नहीं मिलता, क्लासेस लाइव नहीं होती है, तो हमको समझ में नहीं आता कि आपको चीजें समझ में आई कि नहीं, इसलिए मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रही हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर मान लो कि आपको देखने को मिला। अभी ये इसको मुझे मल्टीपल स्टेप में बनाना चाहिए था, बट हमारे पास इतना स्पेस नहीं, तो इसलिए हम एक बार बेस को बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इरेजर लेते हैं और पीछे वाला पार्ट को डीके कर देते हैं, फिर और पार्ट्स को डीके कर देते हैं। जैसे ही डीके वहां तक हुआ जहां पे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग एक दूसरे से ज्वाइन हो रही थी, जैसे ही यहाँ पे जब डिवीजन यहाँ पे जो है कि डीके हुआ ओल्डर पार्ट का, तो जो हमारा एक थैलस था वो अब क्या हुआ, दो थैलस में डिवाइड हो गया। एक थैलस हमारा जो था वो अब क्या हुआ, दो थैलस में डिवाइड हो गया। इस तरीके से अब क्या है, फिर से डेथ एंड डीके स्टार्ट होगा। फिर से क्या होगा, डेथ एंड डीके स्टार्ट होगा। ये डीके हुआ, फिर मान लो ये डीके हुआ। अब फिर जब ये यहाँ पे डीके हो जाएगा जहां पे डाइकोटोमसली ब्रांचिंग जो है ज्वाइन थी, तो ये फिर से जो है कि टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से चीजें ऊपर भी होंगी। यहाँ पे मान लो कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे भी जो एक चीजें थी वो कितने में, दो में डिवाइड हो गई। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर बन गया। एक थैलस से आपके कितने थैलस बन गए, चार थैलस बन गए। ये चीजें और आगे चलती जाएंगी, मतलब कि जब तक ये डिवाइड होता रहेगा तब तक यहाँ पे और स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे और स्ट्रक्चर बनेंगे, और वो भी फिर से डेथ एंड डीके होता रहेगा और नए नए थैलस का फॉर्मेशन होता रहेगा, अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये कंडीशन तो हो गया डेथ एंड डीके मेथड्स का। नेक्स्ट में आपको क्या पढ़ना था, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपको पढ़ना था एडवेंटिशियस ब्रांचेस के बारे में, कि मतलब कि जो इसका थैलस था, मान लो कि इसका जो ये थैलस था, इसका मान लो इस तरीके से थैलस था। थैलस में क्या प्रेजेंट है, थैलस में प्रेजेंट है हमारे पास मिडरीव। मिडरीव से प्रेजेंट था क्या, स्पोरोफाइट्स। वहां भी हमको उतने डिटेल में नहीं जाना है। तो मिडरीव था, तो यहाँ पे कभी कभी क्या होते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकल जाते हैं। मतलब डाइकोटोमसली जो ब्रांचिंग हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ अपस्थानिक, मतलब जहां पे उनका स्थान नहीं है वहां पे भी ब्रांचेस बन रहे हैं, और वो ब्रांचेस जब मेन थैलस से सेपरेट करते हैं तो वो नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। उसके बाद क्या दिया है, बाय डेथ ऑफ द थैलस इन ब्रॉड कंडीशन एपिकल पार्ट मेथड ऑफ पेनिट्रेशन, जिसे हमने कहा था कि परसिस्टेंट एपिक्स, मतलब ये थर्ड वाला जो है इसे शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, परसिस्टेंट एपिक्स। परसिस्टेंट एपिक्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन, परसिस्टेंट एपिक्स, ये मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो हमने जो ये थैलस बनाया था, ये कंप्लीट थैलस में के टिपिकल पार्ट पे, इसके जो है टिप वाले पार्ट पे क्या होंगे कि कुछ इस तरीके से कुछ जो है ट्यूबर्स बनेंगे, कुछ जो है एपिकल पार्ट जो है थिक हो जाएगा, फूड स्टोर करेगा, मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करेगा, इस तरीके से है जो कि थिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। थिक स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है कंडीशन अगर अनफेवरेबल रहती है तो ये सारी कंडीशन जो आपका थैलस होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिव होने की वजह से ये सारी चीजें जो है कि वो समय के साथ जो है डिजनरेट होती जाएंगी, लेकिन ये सारी चीजें तो डिजनरेट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो एपिकल पार्ट है, जो आपका जो एपिक्स है, वो क्या करेगा, वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करेगा। ये एडवर्स कंडीशन में अगर सर्वाइव कर लेता है तो फिर जब कंडीशन फेवरेबल आएगी तो ये क्या करेगा, ये फिर से जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद एक टाइम के बाद ये क्या करेगा, प्रॉपर जो है कि डाइकोटोमसली ब्रांचिंग वाली थैलस का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस तरीके की जो चीजें होती है इसे कहते हैं ये परसिस्टेंट एपिक्स है, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड होगा। कौन कौन सा हमने देखा, डेथ एंड डीके देखा, हमने देखा कि किस तरीके से एडवेंटिशियस ब्रांचेस बनते हैं, और सबसे लास्ट वाला हमने देखा कि परसिस्टेंट एपिक्स के थ्रू जो है कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपने जो बेसिक्स किए हैं तो आपको ये पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ में आपका क्या है, विद द हेल्प ऑफ द ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में हमने देखा था कि हमारे पास इस तरीके से अगर डाइकोटोमसली ब्रांचिंग वाली थैलस है तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी कंडीशन फेवरेबल रहे चाहे अनफेवरेबल रहे, इसमें क्या है कि कभी कभी कहीं पे भी इस तरीके से जो है कि ट्यूबर्स बन जाते हैं। जैसे आलू होता है ना, आलू क्या करता है, आलू ले लो या फिर कुछ भी ऐसी चीजें ले लो,
जहाँ पे ट्यूबर्स, जैसे डहेलिया वगैरह में ट्यूबर्स बनते हैं, तो वो क्या करते हैं, कवरिंग बनाते हैं, उसके अंदर फूड स्टोर करते हैं, और वो फूड, वो अगर मान लो कि आलू के जो आपका ट्यूबर है उसको हम लोग किसी और जगह पे ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो वहाँ पे एक आलू का पेड़ बना लेगा। तो किसी तरीके से मान लो डेथ एंड डीके होता गया, क्या होता गया, मान लो डेथ एंड डीके होता गया कि यहाँ तक जो है कि डेथ एंड डीके हो गया, ये तो पूरा ही रेज हो गया, ठीक है, यहाँ तक मान लो कि डेथ एंड डीके हो रहा था, यहाँ तक डेथ एंड डीके हो गया था, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्री है, अब ये दोनों जर्मिनेट करेंगे, ये दोनों जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करने के बाद ये क्या करेंगे, डाइकोटोमसली ब्रांचिंग की फॉर्मेशन कर लेंगे, डाइकोटोमसली ब्रांच का फॉर्मेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक थैलस है, हमारे पास 3 थैलस हो चुके हैं। तो यहाँ पे जब ट्यूबर्स के हेल्प से आपका जो है रिप्रोडक्शन होता है तो उसको कहते हैं बाय ट्यूबर्स। लास्ट में आपका क्या है, बाय राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या है कि जब आप थैलस बनाते हो, क्या बनाते हो, थैलस, इसको एक बार कर लेते हैं इरेज। जब आप क्या बनाते हो, मान लो कि हमने यहाँ पे बनाया थैलस, यहाँ पे हमने बनाया थैलस, चलो ऐसा ही बना लेते हैं। उसके बाद इसका जो वेंट्रल रीजन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं राइजोइड्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स। अब ये राइजोइड्स कभी कभी क्या होते हैं कि थिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे ट्यूबर्स ने बनाया था, अपने अंदर फूड स्टोर करेंगे, जो भी चीज़ें इनको करनी थी वो करेंगे, और अपने आप को जो है कि ऐसे स्ट्रक्चर में बदल देंगे कि अगर मेन थैलस ने इसको धक्के मार के घर से निकाल दिया तो ये अपना काम फिर से स्टार्ट कर सके। इस तरीके से अलग हो गए, मान लो ये लोग अलग होने के बाद जो है अलग हो गए बेचारे सब। अब ये दोनों क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, जर्मिनेट करके जो है नया थैलस का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये भी तरीका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो क्या क्या तरीके हो गए, डेथ एंड डीके, एपिकल पार्ट से, एडवेंटिशियस ब्रांचेस से, राइजोइड से, और सबसे लास्ट में क्या है कि ट्यूबर से। तो ये जो है 5 मेथड हो गए जिसके हेल्प से जो है रिक्सिया जो है करता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सबसे मेनली जो है वो डेथ एंड डीके मेथड से ही होता है। राइजोइड्स, ट्यूबर्स, एपिकल पार्ट्स, एपिकल्स वाला जो है वो एडवर्स कंडीशन में, एडवेंटिशियस ब्रांचेस कभी कभी बनती है, ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है, और राइजोइड्स भी कभी कभी बनते हैं। तो ये तरीका जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का होता है रिक्सिया में। अब जो सबसे मोस्ट पार्ट आपके टॉपिक का आता है वो आता है इसका लाइफ साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन फीचर्स क्या है, कब किसी रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल कहते हैं, जब उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारा जो थैलस था, अगर वो मोनोसियस है, मतलब कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था जब मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ाया था, तब मोनोसियस का मतलब क्या कि जब दोनों सेक्स ऑर्गन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। तो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जब सेम थैलस पे डेवलप होते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मोनोसियस, और वहीं पे जब एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम 2 डिफरेंट थैलस पे डेवलप होते हैं तो कहते हैं डायोसियस। तो मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन दोनों पाई जाती है रिक्सिया में। कुछ मेंबर मोनोसियस होते हैं, कुछ मेंबर डायोसियस होते हैं। तो मोनोसियस और डायोसियस होने से कुछ खास फर्क हमारे सेक्सुअल साइकिल पे नहीं पड़ेगा, बस ये रहेगा कि जो थैलस है वो सेम रहेंगे या डिफरेंट रहेंगे। अभी क्या होगा कि उसकी जो डॉर्सल सरफेस होगी, डॉर्सल सरफेस पे अगर एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट हो रही है तो एक सेल रहेगी जो एंथ्रीडियम इनिशियल सेल की तरह बिहेव करेगी। अभी देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। कुछ मोनोसियस प्लांट होते हैं और कुछ क्या होते हैं, डायोसियस प्लांट होते हैं। मोनोसियस और डायोसियस का मतलब तो मैंने बता दिया। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो डॉर्सल थैलस पे डेवलप होती है, मतलब कि जो सन के कांटेक्ट में डायरेक्ट रहता है वहां पे। अरे भाई नीचे जमीन है, जगह ही नहीं है, तो डिस्पर्सल वगैरह कैसे होगा, तो इससे अच्छा कि ऊपर बना लो। आप याद रख सकते हैं कि जैसे प्लांट है तो प्लांट में मान लो वेंट्रल सरफेस क्या है, जमीन के अंदर जो जमीन सन के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है, और ऊपर वाला जो आपको रीजन दिख रहा है वो मान लो कि आपका डॉर्सल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस पे देखिए फ्लावर वगैरह हमेशा डॉर्सल सरफेस पे लगते हैं, क्योंकि नीचे जगह कहाँ है भाई, कहाँ पे फ्लावर बनाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कि जो डॉर्सल सरफेस पे आपका जो है सेक्स ऑर्गन बनता है और ये एक्रोपीटल सक्सेशन में होता है। अब ये एक्रोपीटल और बेसिपीटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, बता दूं या पूछ लूं, बताइए, बता दूं या पूछ लूं, बता देती हूँ। एक्रोपीटल सक्सेशन, एक्रोपेटल सक्सेशन, और दूसरा क्या है, बेसिपेटल सक्सेशन, बेसिपेटल सक्सेशन।
सक्सेशन लिख लीजिएगा, बस इतना समझा रही हूँ। एक्रोपेटल का मतलब होता है, आप याद रख सकते हैं इस तरीके से, ए लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर पतला नीचे जो है मोटा। अब यहाँ पे आप जब फ्लावर पढ़े होंगे, इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कि ये इन्फ्लोरेसेंस जो है एक्रोपिटल मैनर्स में होता है, ये वाला इन्फ्लोरेसेंस जो बेसोपिटल में होता है। एक्रोपिटल का मतलब क्या है कि जो सबसे लोअर पार्ट होता है वो सबसे वेल डेवलप रहेगा, उससे ऊपर वाला उससे थोड़ा सा कम डेवलप, उससे ऊपर से उससे वाला थोड़ा उससे इस तरीके से जो सबसे टिप पे प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा जो अनमेच्योर होगा कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो यंगर होगा वो सबसे टिप वाला होगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे डेवलपमेंट और मैच्योर स्टेज में देखने को मिलेगी। वहीं बेसिपिटल में क्या होता है कि जो अपर वाली लेयर होती है, मानो इस तरीके से अपर वाली लेयर होती है, यहाँ पे जो फ्लावर बनते हैं या फिर यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हैं वो सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद वाले थोड़े छोटे होते हैं, उसके बाद वाले और छोटे होते हैं, उसके बाद वाले जो है कि और छोटे होते हैं। इस तरीके से नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे और यंगर चीजें आपको मिलती जाएंगी और मतलब कि और लेस डेवलप चीजें आपको देखने को मिलती जाएंगी। अब धीरे से ये स्टेम और बढ़ेगी नीचे और जो है कि सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे। तो आपका जो यहाँ पे है एक्रोपिटल सक्सेशन है, मतलब कि सेक्स ऑर्गन डेवलप होता रहेगा, उस पर जो है कि आपके एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम जिसका भी डेवलपमेंट होता रहेगा वो होता रहेगा। तो यहाँ पे वही चीज दिया है कि ये एक्रोपिटल सक्सेशन में इनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। सेक्स ऑर्गन कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, अलोंग विथ मिडरिप। मिडरिप हमने जब देखा था प्रीवियस वीडियो में कि इस तरीके से हमने थैलस देखा था। क्या यार क्या ही बनाती हो तुम। जब हमने यहाँ पे थैलस देखा था, ठीक है, इस तरीके से थैलस देखा था, तो इसके सेंट्रल में हमने देखा था यहाँ पे मिडरिप्स प्रेजेंट थे, सेंट्रल में ये लास्ट में आके ज्वाइन थे, ये मिडरिप प्रेजेंट थे। इसी मिडरिप के अलोंग, इसी के साइड में आपको क्या सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सेक्स ऑर्गन की पोजीशन पता चलेगी कहाँ पे है, मिडल में, मिडरिप के। और आपको क्या पता चला कि एक्रोपिटल सक्सेशन में डोर्सल साइड पे मोनोसियस और डायोसिस कंडीशन में सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं। उसके बाद क्या है, सेक्स ऑर्गन ऑफ गैमेटोफाइट इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, 2 spores of the tetrads give male and to another 2 फीमेल थैलाई। मतलब कि ये बात यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आपका स्पोर मदर सेल्स बन जाएगा, मतलब कि जब आपकी स्पोर मदर सेल बन जाएंगी, चलिए इसको बाद में देखते हैं, ये अभी आपको नहीं समझ में, क्योंकि आप जब लाइफ साइकिल पढ़ोगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अब हमको क्या पढ़ना है कि मेल एंथ्रीडियम और फीमेल आर्चिगोनियम के बारे में पढ़ना है। शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हैं। हम लोग पहले क्या पढ़े, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, कितने तरीके से होता है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। उसके बाद रिक्सिया में क्या क्या स्पेशल फीचर्स है कि इसकी बॉडी जो है वो मोनोसिस और डायोसिस दोनों होती है। उसके बाद इसमें जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन में प्रेजेंट होता है। एक्रोपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। दूसरी बात कि ये जो सेक्स ऑर्गन होते हैं ये क्या होते हैं, ये मिडरिप के अलोंग प्रेजेंट होते हैं, मतलब मिडरिप के साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब जो बात लास्ट में लिखी गई थी कि गैमेटोफाइट्स जो है उनका सेक्स जो है जेनेटिकली डिफाइन होता है, इसके बारे में लास्ट में देख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम क्या होते हैं। एंथ्रीडियम को मेल सेक्स ऑर्गन और आर्चिगोनियम को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। थोड़ा सा डेवलपमेंट देख लेते हैं, बहुत डिटेल में आपको नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए थैलस है, थैलस में एक सेल जो है वो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स की तरह बिहेव करेगी, मतलब उसका सेल वॉल थोड़ा थिक हो जाएगा और वो जो है एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स की तरह बिहेव करेगी। अब ये एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स क्या करेगी, ये ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। क्या करेगी, ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी। ट्रांसवर्स डिवीजन करेगी तो एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे बन जाएगा। तो जो ऊपर वाली सेल्स रहेगी उसे हम लोग कहते हैं अपर सेल, और जो नीचे वाली सेल्स होती है उसे कहते हैं लोअर सेल। लोअर सेल क्या करती है, थैलस में धसी हुई रहती है, थैलस में एम्बेडेड रहती है। और हमारी जो अपर सेल्स होती है, वेयर आर द स्लाइड यार, ओ आपने बहुत बड़ी कर दी है स्लाइड। जो अपर वाला था और जो लोअर वाला था, लोअर वाला थैलस में एम्बेडेड रहेगा, अपर वाला फिर से डिवाइड करेगा। अपर वाला डिवाइड करेगा तो 2 सेल्स बनाएगा, अपर वाला डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल और दूसरा क्या बनाएगा, प्राइमरी स्टॉक सेल्स। प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, यहाँ से आगे चल के एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होगा, और प्राइमरी स्टॉक सेल्स क्या करेंगे, आगे चल के क्या बनाएंगी, स्टॉक्स बनाएंगे जिसपे कि आपका एंथ्रीडिया डेवलप होगा। ठीक है, मतलब एक डंडी बनाएंगे उसके ऊपर आपका एंथ्रीडिया जो है डेवलप होगा। तो जो डंडी बनाने वाली सेल्स होती है उसे कहते हैं प्राइमरी स्टॉक सेल्स, और जहां से वो आपका पूरा एंथ्रीडिया बनेगा उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। अब ये प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल जो है वो ट्रांसवर्स डिवीजन करेंगे और स्टॉक सेल्स भी डिवीजन करती रहेंगी। बार बार डिवीजन करने के बाद इस तरीके से क्लब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या था, एक एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स थी। इस एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स में क्या हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। एक सेल्स बनी जिसे हम लोग कह रहे हैं अपर सेल्स, एक सेल बनी जिसे हम लोग कह रहे हैं अपर सेल, और दूसरी सेल बनी जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ये लोअर सेल है।
क्या है, लोअर सेल है। अपर सेल और लोअर सेल, लोअर सेल जो है ये थैलस में एम्बेडेड रहेगी, ये आगे डिवाइड नहीं करेगी और ये जो है कि मतलब क्या क्या सेक्स ऑर्गन को जो है थैलस से अटैच करने का काम करेगी। अब हमारी जो अपर सेल्स है, मान लीजिए ये लोअर सेल्स थी, अपर सेल जो है वो फिर से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, अपर सेल फिर से डिवाइड करेंगे और सबसे ऊपर वाली जो सेल्स रहेगी इसे कहते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स, और लोअर वाली सेल को कहते हैं प्राइमरी स्टॉक सेल्स, प्राइमरी स्टॉक सेल्स। अब ये स्टॉक सेल्स जो है ये डिवाइड करेंगे और स्टॉक का डिवीजन फॉर्मेशन करेंगे और जो ऊपर वाली सेल्स होती हैं वो एंथ्रीडियल सेल्स की तरह बिहेव करेंगे। अब एंथ्रीडियल सेल्स फिर से डिवाइड करेगी। एंथ्रीडियल सेल्स, मान लो कि ये हमारा जो है लोअर वाला सेल था, ये हमारा क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं इस सेल्स का, स्टॉक सेल्स का। ये स्टॉक सेल जो है डिवाइड करके मान लो कई बार डिवाइड किया और इन्होंने क्या बनाया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। अब हमारा जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स है वो कई बार डिवाइड करेगा इस तरीके से कि स्ट्रक्चर बनाएगा। जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है कि प्राइमरी जैकेट इनिशियल सेल्स, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी जैकेट सेल्स, प्राइमरी जैकेट सेल्स। और अंदर वाली जो सेल्स होती हैं इनको कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। अंदर वाली जो सेल्स होती है इसे कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स, ये कहलाती है जैकेट सेल। और जो अंदर वाली सेल्स होती है इसे कहते हैं एंड्रोगोनियल सेल्स। आपको डेवलपमेंट डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है कि आपको डेवलपमेंट इसका डिटेल में नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ याद रखेंगे कि एक एंथ्रीडियल सेल्स होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, मिडरी में प्रेजेंट होती है, वो अपर और लोअर सेल में डिवाइड करती है। अपर सेल जो है फिर से डिवाइड करती है प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल, प्राइमरी स्टॉक सेल्स बनाती है। स्टॉक सेल डिवाइड करती है मल्टीपल चांस में, स्टॉक का डिवीजन करती है, और जो आपका प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है वो डिवाइड करती है जैकेट इनिशियल सेल, एंड्रोगोनियल का फॉर्मेशन करती है। एंड्रोगोनियल सेल जो है वो हर प्लेन में डिवाइड करती है और एक मास ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग कहते हैं मास ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जिसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोसाइट्स, जिसे हम लोग कहते हैं एंड्रोसाइट्स, एंड्रोसाइट्स। और ये एंड्रोसाइट्स फिर से मेटामॉर्फोसिस करने के बाद क्या बनाती हैं, एंड्रोजॉइट्स, एंड्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस तरीके से बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्विमिंग करते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो ये तो बेसिक सी चीजें हो गई, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, The male reproductive organ of Rixia is called the antheridium, is developed singly on the antheridial chamber। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एंथ्रीडियल चैम्बर पे सिंगली होता है। थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं। The mature antheridium is a elongated structure। ये कैसे स्ट्रक्चर होता है, elongated। यहाँ पे देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये एंथ्रीडियम का है और ये भी जो है कि आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रीडियम जो है वो elongated स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ग्लोबुलर होता है, ग्लोबुलर कह सकते हैं या फिर पियर सेप्ड कह सकते हैं। पियर सेप्ड बॉडी होती है जिसके पास एक छोटा सा स्टॉक होता है, स्टॉक के साथ एक मल्टी सेलुलर स्टॉक अटैच्ड टू द एंथ्रीडियम एट द बेस ऑफ द एंथ्रीडियल चैम्बर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो स्टॉक है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से इसी की सहायता से ये नीचे अटैच होता है। नीचे उसके बाद क्या दिया है, ईच एंथ्रीडियम चैम्बर ओपन और एट द डॉर्सल सरफेस। ये डॉर्सल सरफेस तो डेवलप होते हैं। डॉर्सल सरफेस पे इस तरीके से देखिए, यहाँ से जो है कि एक चैम्बर से ये ओपन होते हैं। इस चैम्बर को कहते हैं कि ये क्या है, ऑस्टियोल्स है। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोल्स कहते हैं कि ऑस्टियोल्स से ये क्या है, ओपन होते हैं। और यहाँ से जब ये जो आपके एंथ्रोजॉइट्स है ये जब लिबरेट होते हैं, यहाँ से जब मतलब ब्रस्ट होते हैं, जब बाहर वाटर में रिलीज होते हैं, तो इसी ऑस्टियोल की सहायता से ये वाटर में इंटर करते हैं। तो ये था एंथ्रीडियम के बारे में। और भी चीजें देखते हैं और क्या क्या दिया है। ईच एंथ्रीडियम इज प्रेजेंट सिंगली इन द एंथ्रीडियल चैम्बर। एक एंथ्रीडियल चैम्बर पे सिर्फ एक ही एंथ्रीडिया होना चाहिए। अ सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सराउंडेड द मास ऑफ द एंथ्रोसाइट्स व्हिच मेटामॉर्फोसिस इन द एंथ्रोजॉइट्स एंड स्पर्म्स। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखने को, ये जो एंथ्रोजॉइट्स है ये अंदर है, इसके बाहर एक सिंगल लेयर की जैकेट प्रेजेंट है जिसे हम लोग कहते हैं ये जैकेट सेल्स है। और इस जैकेट सेल्स को ही ब्रेक करके ये एंथ्रोजॉइट्स जो है रिलीज होते हैं। एंथ्रोजॉइट्स जब रिलीज होते हैं एंथ्रोसाइट्स जब रिलीज होते हैं तो ये एंथ्रोजॉइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। यही चीज यहाँ पे दी गई है, तो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि एंथ्रोजॉइट्स क्या होता है। एंथ्रीडियम क्या होता है कि ये डॉर्सल सरफेस पे एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। एक एंथ्रीडियल ब्रांच पे सिर्फ एक ही एंथ्रीडिया डेवलप होता है और इसका जो ओपनिंग होता है उसे ऑस्टियोल कहते हैं। ये डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और एंथ्रीडिया जो आपका एंथ्रोसाइट्स है, मतलब कि ये जो इस तरीके से आपका क्लब से भी स्ट्रक्चर बना था, इसके अंदर जो भी सेल्स थे उसको हम लोग कहते हैं कि ये एंथ्रोसाइट्स है, मतलब एंड्रोसियम को डेवलप करने वाले साइट्स हैं, सेल्स हैं। इस एंडोसाइट्स में मेटामॉर्फोसिस होता है और बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। आप
ये वाला फिगर याद रखेंगे कि किस तरीके से एंथ्रीडियम का जो डेवलपमेंट वाला एंथ्रीडियम का जो मैच्योर स्ट्रक्चर होता है, मे बी ये आपके एग्जाम में पूछ ले। उसके बाद डेहिसेंस कैसे होता है कि एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग विच कॉज द प्रेशर ऑन द वॉल। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो एंथ्रीडियम अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से बाहर की तरफ वॉल पे प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वॉल जो है फट जाती है, वॉल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है और सारे एंथ्रोजाइट्स जो है ऑस्टियोल की सहायता से वाटर में लिबरेट हो जाते हैं। तो ये तरीका था इनके डेवलपमेंट का और इनके जो है सेक्स ऑर्गन के मतलब कि रिप्रोडक्शन का। आर्चिगोनियम की बात करें तो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो रिक्शा का आर्चिगोनियम कहलाती है। ये भी सिंगली प्रेजेंट होती है आर्चिगोनियल चैम्बर पे। आर्चिगोनियल चैम्बर पे आर्चिगोनिया, एंथ्रीडियल चैम्बर पे एंथ्रीडियम। यहाँ पे भी स्ट्रक्चर वही है। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स है, ये अपर सेल लोअर सेल में डिवाइड करेगी। लोअर सेल जो है थैलस में एम्बेडेड रहेगी। अपर सेल जो है वो 3 सेल में डिवाइड करेगी। उसके बाद ये पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद 3 जो है कवर सेल्स बनते हैं और एक जो है सेंट्रल एक्सियल सेल्स बनता है। कवर सेल आगे चल के जो है कि नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और जो इंटर सेल्स होती है वो प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन करती है। उसी तरीके से चीजें आगे बढ़ती है और लास्ट में आपको जो है इस तरीके से फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलता है, जिसके पास क्या होता है, उसके पास नेक सेल्स होते हैं, कवर सेल्स होते हैं जो कि जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक एंथ्रोजॉइड्स को अंदर आने से रोकते हैं। ये नेक सेल प्रेजेंट होते हैं जब फर्टिलाइजेशन की स्टेज आती है तो ये नेक सेल लिबरेट मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंथ्रोजॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से और एंथ्रीडियम जो है एंथ्रोजॉइड जो है वो यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से जो है एक को फ्यूज करता है। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसके चारों तरफ जो है कि नेक कैनाल सेल्स की जो है कि कवरिंग होती है और सबसे बाहर में इसके पास कैलिप्ट्रा प्रेजेंट होते हैं जो कि इसको एडवर्स कंडीशन में इसको कह सकते हैं कि एडवर्स कंडीशन में इसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। द मैच्योर एंथ्रीडियम इज अ शॉर्ट स्टॉक। जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है इसके पास छोटा सा स्टॉक होता है, जैसे कि हमारे वहां पे था एंथ्रीडियम के पास भी छोटा सा स्टॉक था। ये भी फ्लास्क शेप्ड है, वो पीयर शेप था तो ये इसका शेप हो गया। और उसके बाद जो है कि ये इस स्टॉक की सहायता से ही थैलस से अटैच होते हैं, तो वही चीज वहां पे भी था कि वो स्टॉक की सहायता से थैलस पे अटैच होते थे। आर्चिगोनियम में अपर इलोंगेटेड सिलेंडर नेक एंड द बेसल स्वोलन पोर्शन ऑफ द कॉल्ड द वेंटर। मतलब कि इस तरीके से जो हमने स्ट्रक्चर देखा, इस तरीके से हमने जो स्ट्रक्चर देखा यहाँ पे, तो ये अपर की जो सेल्स थी, यहाँ पे अपर की जो सेल्स थी इनको कहते हैं नेक सेल, नेक सेल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे लोअर में तो क्या था, एग सेल था, एग सेल था। एग सेल के ऊपर एक सेल थी जिसे हम लोग कहते थे वेंटर सेल। तो वेंटर सेल, नेक सेल और एग सेल 3 प्रकार की स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं हमारे आर्चिगोनियम में। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे वेंटर सेल्स होते हैं और इलोंगेटेड नेक होता है। उसके बाद द लॉन्ग नेक इज सिंगल लेयर ट्यूब्स। यहाँ पे रिक्सिया में जो लॉन्ग नेक होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि आगर मेंबर में आप देखेंगे तो आप मल्टीपल लेयर देखेंगे जिसमें 6 वर्टिकल्स रोज होते हैं। यहाँ पे जो वर्टिकल्स रोज होते हैं वो 6 होते हैं एंड ईच रो कंसिस्ट ऑफ द 6 to 9 सेल्स। हर रो में जो है 6 से 9 सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये जो है कैनाल का फॉर्मेशन करती है, मतलब इस तरीके से ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही थी ना, तो ये कैनाल का फॉर्मेशन करती है। जब एंथ्रीडियम यहाँ पहुंचता है तो इसी की सहायता से ये अंदर जाता है और एक सेल से फ्यूज करता है। उसके बाद क्या दिया है, एट द एपेक्स ऑफ द नेक इज मेड अप ऑफ 4 स्पेशलाइज्ड एंड स्लाइटली थिन कवर सेल्स। मतलब कि जो एग, मान लो कि यहाँ पे हमारा कवर नेक सेल था, नेक सेल जहाँ पे कवर रहता है वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जैसे हम लोग कहते हैं कि ये कवर सेल्स है। उसके बाद क्या दिया है कि हमारा जो वेंट्रल कैनाल, जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कुछ स्टेराइल सेल से कवर होता है, जैसे कि जिसे हम लोग जैकेट इनिशियल सेल्स कहते हैं। तो वही चीज जैसे वहां पे था वैसे यहाँ पे। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो आपको पता है कि ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द वाटर। वाटर इज द नेसेसरी फॉर द फर्टिलाइजेशन इन द ब्रायोफाइट्स। तो हमारा क्या है कि हमारा जो है एंथ्रीडियम था, एंथ्रीडियम था इस तरीके से और इसके पास स्टॉक था। स्टॉक के हेल्प से ये जो है कि थैलस पे अटैच था, डॉर्सल सरफेस पे थैलस पे अटैच था और इसमें जो है कि इस तरीके से डिफरेंशिएशन था। इसके अंदर जो है एंथ्रोजॉइड्स थे, इसके अंदर जो है एंथ्रोजॉइड थे और यहाँ पे जो है ऑस्टियो लाइक स्ट्रक्चर बने हुए थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो इस तरीके से एंथ्रोजॉइड्स थे, यहाँ पे जो इस तरीके से एंथ्रोजॉइड्स थे, ये एंथ्रोजॉइड्स क्या करेंगे, ये एंथ्रोजॉइड्स मेटामॉर्फोसिस होंगे और एक एंथ्रोजॉइड से 2 जो है कि एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा, एक एंथ्रोजॉइड से 2 एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा और ये क्या होते हैं, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये ऑस्टियोल से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट था और वाटर के साइड में क्या थे, हमारा फीमेल ब्रांच था। अगर डायोसिस कंडीशन है तो उसको मूव करके दूसरे थैलस तक जाना पड़ेगा, अगर मोनोसिस स्पीसीज है तो हो सकता है उसके सेम थैलस में फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो ये
जो हमारा एंथोजोइट्स है ये क्या करेगा, मूव करेगा, वाटर में स्विम करेगा। एक लार्ज नंबर में एंथोजोइट्स जो है वो डेवलप होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होती है, बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि वो फीमेल थैलस तक पहुंच सके, क्योंकि इसमें बाई चांस रिप्रोडक्शन होता है। क्योंकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन अगर आप देखते हैं डायोसिस कंडीशन में, तो इतने बड़े वाटर रिसोर्स में फीमेल के वेंटर तक ही पहुंचना या फीमेल के एग सेल के पास तक पहुंचना, उनके नेक सेल तक पहुंचना, बहुत कम पॉसिबिलिटीज वहां पे होती है। इसलिए बहुत ज्यादा नंबर में जो है एंथोजोइट्स बनाते हैं। तो सिंपली यही होता यही है कि एंथोजोइट लिबरेटेड इन द वाटर स्विम एक्टिवली, और जो है मतलब कि ये वाटर में स्विम करते हैं। स्विम करते करते ये अगर फीमेल के वहां तक पहुंचते हैं, मान लीजिए कि फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन था, फीमेल का मान लो इस तरीके से सेक्स ऑर्गन था, नीचे जो है एक्स सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास एक्स सेल है, यहाँ पे हमारे पास वेंटर सेल्स और यहाँ पे हमारे पास जो है नेक सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास नेक सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या है 5 से 6 नेक सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पे जो है कवर सेल्स प्रेजेंट है। इस तरीके से मान लीजिए कि हमारे पास कवर सेल्स प्रेजेंट है। अब हमारा एंथोजोइट्स अगर यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे जो कवर सेल्स होते हैं, ये कवर सेल्स इस मतलब कि एंथोजोइट्स में कुछ केमिकल रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये कवर सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे ही एग सेल डेवलप हो जाता है, तो ये नेक सेल और वेंट्रल सेल जो धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट होने लगती है। जैसे ही एंथोजोइट्स यहाँ पे इंटर करता है, ये सेल जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती है और अब हम कर देंगे इसको डिस्ट्रक्ट, इसको करेंगे एक एक करके इरेज करने के बाद हमारा जो एंथोजोइट था ये बेचारा घूमते घूमते फीमेल थैलस तक पहुंच चुका है। फीमेल थैलस तक पहुंचने के बाद ये हमारा एंथोजोइट इसको फ्यूज करेगा। फ्यूज करने के जस्ट बाद ही यहाँ पे क्या होगा कि एक डिप्लॉइड, जैसे हमारा ये वेंटर था, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन का गैमेट्स था और यहाँ पे जो है कि मेल का भी आ गया। फिर दोनों फ्यूज करेंगे और यहीं पे जो है कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी। तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ द वाटर्स। एंथोजोइट्स आर लिबरेटेड इन द वाटर मीडियम। विद द हेल्प ऑफ द वाटर मीडियम दे स्विम एक्टिवली and if anthrozoids are reach at the cover cells या फिर आप the thallus of the female, then the egg cell, then the neck cells and ventral cell are liberated and provide a canal or pathway to the reach anthrozoids on the at the egg cells and वहाँ पे जाके इनका फ्यूजन होगा। फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट फिर अपने साइज को वहाँ पे इंक्रीज करेगी, पूरे वेंट्रल सरफेस को कवर कर लेगी और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा स्पोरोफाइटिक स्टेज। अभी तक हमने जो देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास क्या थे, थैलॉइड था, मतलब हमारे पास जो थैलस था वो भी गैमेटोफाइट था। मेल गैमेट बना, मेल एंथ्रीडियम बना, वो भी गैमेट था, मतलब कि गैमेटोफाइटिक स्टेज था। फीमेल गैमेटोफाइट बना, वो भी गैमेटोफाइट स्टेज था। वहां से एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम बने, वो भी गैमेटोफाइट था। लेकिन जैसे ही एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम फ्यूज करते हैं, तैसे ही हमारा स्टार्ट हो जाता है स्पोरोफाइटिक स्टेज। अभी तक जो चीजें देखी हमने वो गैमेटोफाइटिक स्टेज थी। अब जो चीजें हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेज है। अब स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या होगा कि हमारा जो स्पोर्स था, हमारा जो मान लो कि यहाँ पे हमारा जो जाइगोट था वो बन चुका था। ये फीमेल सेक्स ऑर्गन के नीचे है और ये अपने स्टॉक सेल्स की हेल्प से कहाँ से अटैच्ड है, थैलस से अटैच है, क्योंकि अभी इसको न्यूट्रिशन वगैरह तो यहीं से लेना है। अब ये क्या करेगा कि अपने साइज को इंक्रीज करेगा, पूरे वेंट्रल कैनाल को कवर कर लेगा। पूरे वेंट्रल कैनाल को कवर करने के बाद ये क्या करेगा, इस तरीके से जर्मिनेशन स्टार्ट करेगा। नहीं, ये तो स्पोर्स का जर्मिनेशन, सॉरी, जो है कि ये क्या करेगा, डिवीजन स्टार्ट करेगा। डिवीजन स्टार्ट करेगा और वहां पे जो है कि एक कॉम्प्लेक्स था। मैंने आपको जब स्पोरोफाइट्स के डेवलपमेंट के बारे में बताया था, सिंपल सा देखते हैं। हमारे पास जाइगोट बन गया, ठीक है, जाइगोट बन गया, बड़ी अच्छी बात है, खुशी हो गई, घर में लड़का हुआ है, लड़की हुई है, जो भी हुई है खुशी की बात है, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद ये जाइगोट क्या करेगा, डिवीजन करेगा, वर्टिकल ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन करने के बाद ये इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन करेगा। इस तरीके से वर्टिकल डिवीजन करने के बाद ये जितने प्लेन में पॉसिबल हो सकता था, जितने प्लेन में पॉसिबल हो सकता था उतने प्लेन में क्या करेगा, क्या ही सर्कल बनाती हो तुम, एक जो है बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें बहुत सारी सेल्स होंगी, जितने प्लेन पॉसिबल हो सकते थे, चाहे एंटीक्लाइनल चाहे पेरिक्लाइनल। इस तरीके से ये जो है कि मल्टीपल जो है कि लेयर्स वाला जो है कि स्ट्रक्चर, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसकी जो सेल्स होती है, ये आउटर सेल्स जो है वो इनर सेल से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आउटर सेल जो है इनर सेल से थोड़ी डिफरेंट होती हैं। आउटर सेल किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है, आउटर सेल्स बनाती हैं एम्फीथीशियम, आउटर सेल्स बनाती है एम्फीथीशियम और इनर सेल बनाती है एंडोथीशियम। इनर सेल क्या बनाती है, एंडोथीशियम। अब एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम दो चीजें बनती हैं। एम्फीथीशियम आगे चल के डेवलप क्या करती है, कैप्सूल की वॉल डेवलप करती है। क्या डेवलप करती है, कैप्सूल की वॉल का फॉर्मेशन करती है। और वहीं पे जो एंडोथीशियम होती है ये क्या बनाती है, ये बनाती है स्पोर मदर सेल्स।
स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जाइगोट ने क्या किया, ट्रांसवर्स डिवीजन किया, उसके बाद वर्टिकल डिवीजन किया, वर्टिकल डिवीजन करने के बाद 4 स्टेज आई, फिर ऑक्टेंट स्टेज आई, उसके बाद इसने हर प्लेन में डिवीजन किया, हर प्लेन में डिवीजन करने के बाद बाहर की जो लेयर थी उसको हम लोग कहते हैं एम्फीथीशियम, और अंदर की जो लेयर है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम जो है, एम्फीथीशियम आगे चल के डेवलपमेंट करके कैप्सूल वॉल बनाएगी और एंडोथीशियम आगे चल के क्या बनाएगी, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। ये बात मैंने आपको बताई थी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हिपैटोकॉप्सिडा का यही फीचर्स है कि एम्फीथीशियम क्या बनाता है, बाहर वाली कैप्सूल बनाता है, और एंडोथीशियम क्या बनाता है, ये बनाता है स्पोर मदर सेल्स। तो ये हो गया स्पोर के जो आपका क्या बना, जाइगोट बना, जाइगोट के डेवलपमेंट की स्टेज हो गई। अब क्या होगा कि ये जो कैप्सूल वॉल बना, मतलब इस तरीके से कैप्सूल बन जाएगा। अब कैप्सूल जो है ये थैलस से अटैच होगा स्टॉक की सहायता से, पर ये स्टॉक जो है बहुत एम्बेडेड रहेगा, और ये जो है आपको लगेगा कि सिर्फ इसका जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है, मतलब कि जब आप रिक्सिया का स्पोरोफाइटिक स्टेज पढ़ोगे तो आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल देखने को मिलेगा। जबकि आप मार्केंसिया जब पढ़ोगे, जब मार्केंसियल्स का ही दूसरा मेंबर है, मतलब मार्केंसियल के 2 मेंबर आपको पढ़ने हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, मार्केंसिया में फूट, सीटा, कैप्सूल तीनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो रिक्सिया में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है, जिसकी कैप्सूल वॉल का फॉर्म कौन करता है, एम्फीथीशियम करता है, और एंडोथीशियम इसके अंदर जो स्पोर सेल्स बनते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैप्सूल वॉल है ये, मतलब कैप्सूल है ये, और ये थैलस पे अटैच्ड है, ठीक है। अब जो है इसके बाहर की जो लेयर है वो किसके द्वारा बनी है, एम्फीथीशियम के द्वारा बनी है। एम्फीथीशियम के द्वारा क्या बनी है, इसकी बाहर की लेयर्स बनी है, बाहर की लेयर्स बनी है। अब एम्फीथीशियम के बाद इसके अंदर जो एंडोथीशियम था उसने क्या किया, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किया, स्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन किया है। और स्पोर मदर सेल्स क्या होती है, फर्टाइल होती है। स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल क्या होती हैं, फर्टाइल होती हैं, फर्टाइल होती हैं। और जो इसके अंदर कुछ बहुत माइन्यूट नंबर में कुछ सेल्स होती हैं जो स्टेराइल नेचर की होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये नर्स सेल्स है। नर्स सेल्स क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। और ये क्या है, वॉल ऑफ कैप्सूल, वॉल ऑफ कैप्सूल। ये कैप्सूल की क्या है, दीवार है, कैप्सूल की क्या है, वॉल है। तो ये इसका बेसिक सा फिगर है। आप लोग बुक से अच्छे से फिगर बनाइएगा। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिगर बनाया है। वैसे भी मेरा फिगर बहुत गंदा है और मैं लिटरली ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने फिगर को इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैंने अपना फिगर इम्प्रूव कर पाया तो मैं आपको चीज़ों को डायग्रामेटिक वे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। और आप लोगों को मुझे एक चीज़ और बतानी है कमेंट बॉक्स में कि क्या जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्लाइड्स पे पढ़ते थे, स्लाइड्स में चीज़ें थी, स्लाइड्स में फिगर थे, स्लाइड में सारी चीज़ें लिखी थी, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती थी, कि या फिर अब जब हम मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करते हैं कि हम बोर्ड्स पे आपको लिख लिख के चीज़ें बताएं, हालांकि हमने स्लाइड में चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन फिर भी जो इसका मोस्ट पॉइंट होता है वो हम लोग आपको लिख के दिखाते हैं। तो आप बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने में कौन सा तरीका अच्छा लगता है, कि आपको स्लाइड वाली चीज़ें पसंद आती हैं या फिर लिख के, मतलब नई चीज़ें ट्राई की है कि मैं आपको लिख के ज़्यादा बताऊँ, शायद उससे ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मैं किसको कंटिन्यू करूँ, मैं सिर्फ स्लाइड्स को कंटिन्यू करूँ या फिर लिख के पढ़ाने वाली चीज़ों को भी साथ में लेके चलूँ। तो ये हो गया इसके स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन। अब स्पोरोफाइट्स में ये जो स्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या क्या लिखा रहता है, SMC। स्पोर मदर सेल्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा रहता है, SMC। अब ये SMC क्या है, ये करेगा मियोसिस डिवीजन। कौन सा डिवीजन करेगा, मियोसिस। इसी को हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस डिवीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है मियोसिस में, कि इसमें जो है आपके मदर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। अभी तक हमारे पास क्या था, जैसे ही जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट में जो डिवीजन हुआ वहां पे जो एम्फीथीशियम बना, एंडोथीशियम बना, जो हमारा कैप्सूल वॉल बना, जो हमारे स्पोर मदर सेल्स बनी, सब माइटोसिस से बनी थी। और माइटोसिस से बनने की वजह से सब की सब क्या थी, डिप्लॉइड थी। सब के सब क्या थे, डिप्लॉइड थी। लेकिन जैसे ही हमारे स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुआ और यहाँ से स्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ, स्पोर्स का फॉर्मेशन होते ही ये जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर था ये किस में बदल गया, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बदल गया हैप्लॉइड में। और यहाँ पे इस तरीके से टेट्राइड का फॉर्मेशन हो गया, टेट्राइड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एक स्पोर मदर से, क्योंकि जब भी मियोसिस होता है तो एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, तो 4 डॉटर सेल्स जो बनती हैं, अब आपको समझ में आएगा कि ये जो हमने यहाँ पे बात की थी, जो हमने यहाँ पे बात की थी, एक मिनट, जो हमने कल की वीडियो में बात की थी यहाँ पे, कि कहाँ पे गई चीजें, जस्ट वेट अ मिनट, ये हमने कल बात किया था कि आज बात किया था, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड।
हाँ, आज हमने बात किया था कि सेक्स ऑफ गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट का जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन करता है। मतलब कि आपका जो अगर डायोसिस कंडीशन की अगर आप बात करते हो तो उस थैलस पे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगी, ये जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। जेनेटिकली फिक्स्ड का मतलब क्या है, ये आपने देख लिया ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। जेनेटिकली फिक्स्ड होने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे अंदर अगर XX आता है तो फीमेल ही बनती है, जब XX आता है तो फीमेल ही बनती है, और जब XY आता है तो कौन बनता है, मेल बनता है। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें जेनेटिकली फिक्स्ड है, ये चीजें क्या है, जेनेटिकली फिक्स्ड है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसके बारे में, ब्रायोफाइट्स के, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, किसके ब्रायोफाइट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा थैलस पे, किसका, एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होगा थैलस पे, कि आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होगा थैलस पे। ये बात डिपेंड करता है कि उसका सेक्स ऑर्गन कैसा है। अभी तक हमने देखा कि हमारे पास एक स्पोर मदर सेल्स थी जिसने डिवाइड करके इस तरीके से, मान लो कि उसने इस तरीके से अरेंज करके एक 4 सेल्स वाला स्ट्रक्चर बनाया। मैंने आपको सिंपल सा ऐसे ड्रॉ कर लिया, टेट्राड मान लो इस तरीके से बना। तो इस टेट्राड में कोई दो सेल होंगी जो कि मेल की तरह बिहेव करेंगे, मतलब वहां से एंथ्रीडियम बनेगा, और कोई दो होंगे जो फीमेल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो है कौन सा जीन्स प्रेजेंट है। सबसे पहले जो मैंने आपको जब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले सेक्स ऑर्गन का मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट की डिस्कवरी किस प्लांट में हुई थी, तो वो ब्रायोफाइट्स में ही हुई थी। सबसे पहले ये पता चला था कि प्लांट में भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जीन्स होते हैं, ये बात सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में पता चली थी। तो यही लाइंस यहाँ पे लिखी गई थी जो मैंने आपको तब नहीं बताई थी कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स का जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, मतलब जीन्स उस पर काम करते हैं। 2 स्पोर्स ऑफ अ टेट्राड, अभी जो हमने टेट्राड बनाया था, स्पोर से जो हमने 4 सेल्स बनाए थे, जो टेट्राड बनाया था उसमें से 2 सेल जो है वो मेल्स बनते हैं, 2 सेल जो है फीमेल्स बनते हैं। देखो इन लोगों का कितना बढ़िया है। अगर ऐसा हम लोगों में भी होता है कि 2 बच्चे होना है तो 1 लड़का होगा 1 लड़की होगी, इन लोग कितना बढ़िया। 4 होना था तो 2 लड़का 2 लड़की, कोई जेंडर इनइक्वालिटी नहीं है, बिल्कुल 50-50% के चांसेस रहेंगे। अब इसमें अंतर हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज कितने हैं सर्वाइवल के, लेकिन पैदा तो बिल्कुल सेम ही हो रहा है। किसी फीमेल प्लांट को यह नहीं कहा जाता होगा कि तुम सिर्फ लड़कियां पैदा करते हो, लड़के पैदा नहीं कर, बस लड़की पैदा कर रही हो, लड़के पैदा नहीं कर सकती हो, ऐसी चीजें उसको नहीं सुननी रही होती है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल भी बैलेंस में होती है। आप लोगों को मतलब अब हम युवा ही आने वाली पीढ़ी के जो कह सकते हैं कि हमारे हाथ में ही पूरी देश की बागडोर रहने वाली है। तो ये सारी चीजें कि लड़की के ऊपर डिपेंड करता है या फिर लड़कियों को ही कहा जाता है कि इनको बार बार लड़की हो रही है। हालांकि अब सोसाइटी बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन अभी भी गाँव इलाके में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पे ऐसी मेंटालिटी है कि अगर कोई फीमेल्स को बार बार लड़की हो रही है तो लोग कहते हैं कि इसमें कोई दिक्कत है, इस आदमी की दूसरी शादी करवा दो या उसकी दूसरी मैरी करा दो तो शायद घर का चिराग उनको मिल जाए। तो इसमें फीमेल्स की कोई गलती नहीं है भाई, फीमेल्स की कोई गलती नहीं। अगर आपको सुनाना है तो अपनी लड़की को सुनाओ ना कि कैसा लड़का इसके पास वाई क्रोमोसोम ही नहीं है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम बनाता है। हालांकि उसमें मेल्स की भी कोई गलती नहीं, किसी के अंडर कंट्रोल में नहीं होता, 50-50% बनते हैं। अब फर्टिलाइजेशन किस वाले गैमेट्स होगा ये किसी के ऊपर किसी के हाथ में नहीं है। अब XY क्रोमोसोम आता है या XX क्रोमोसोम आता है, ये किसको पता है? कोई माइक्रोस्कोप लेवल पे जाके फ्यूज थोड़ी ना करा रहे कि XX ही है या XY ही है। तो ये सारी चीजें बहुत प्रिमिटिव चीजें हैं, ये सारी जो हमारे रूढ़िवादिता जो हमारे माइंडसेट में है उसको हम सबको चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोग अपने जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी उसको हम नहीं समझा सकते, लेकिन उसको अपनी जनरेशन में आने से हम लोग रोक सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेंस्ट्रुएशन पे हम लोग मैंने बहुत बार ट्राई किया मेंस्ट्रुएशन पे बात करने के लिए, अपने कॉलेज में कई बार सेमिनार वगैरह करने के बारे में, लेकिन साइंस ग्रुप होने के बाद भी, क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बहुत प्रिमिटिव टाइप के कॉलेज से था, मतलब कह सकते हैं कि अभी उसकी नींव रखी गई थी, पूरा गांव इलाका था। वहाँ पे जब भी सेमिनार वगैरह होते थे या फिर कोई भी प्रोग्राम होता था तो मैंने बहुत बार ट्राई किया कि मैं मेंस्ट्रुएशन जैसे टॉपिक पे या फिर जो फीमेल अवेयरनेस है, हेल्थ अवेयरनेस जैसे टॉपिक है जिसपे लोग बात नहीं करते हैं, सेक्स स्टडी पे या सेक्स के नॉलेज के ऊपर बातें करूँ। मेरा सोच हमेशा से अलग रहता था। तो मैंने कई बार मैम से मतलब टीचर से बात किया। तो पहले मैंने जब हमारे पूरे कॉलेज का जब प्रोग्राम होता था जिसमें साइंस फैकल्टी के, आर्ट फैकल्टी के सारे बच्चे रहते थे, तो वहाँ पे भी जब मैंने बात की तो टीचर्स ने कहा कि नहीं, बाहर से गेस्ट आए हैं, बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, तो उनको कंफर्टेबल नहीं होगा। तो फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे चांस नहीं मिला। फिर मैंने डिसाइड किया कि जब हमारे साइंस ग्रुप में कुछ होगा, कोई सेमिनार होगा, कोई प्रोग्राम होगा, देन मैं ये टॉपिक को वहाँ पे रखूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अभी कुछ टाइम पहले हमारे कॉलेज में
जो है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे मुझे एज मतलब कि गेस्ट बुलाया गया था कह सकते हैं, या फिर सीनियर स्टूडेंट के फॉर्म में बुलाया गया था। मैंने वहाँ पे जब बात की, मैंने वहाँ पे मैम से, मैंने टीचर से जब कहा, मैंने जब अपने मेल जो टीचर्स थे उनसे कहा कि सर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे अपना मतलब कि लेक्चर देना, मतलब कि बात आप बच्चों से करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पास सारे साइंस के बच्चे हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वहाँ पे बात किया, तो टीचर्स ने अलाउ कर दिया था, लेकिन वहाँ पे जो फीमेल्स टीचर्स थी उन्होंने इसको अलाउ नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ऐसे टॉपिक पे बात नहीं कर सकते हो। क्यों? मैंने पूछा कि मैम क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग रिप्रोडक्शन पे बात नहीं कर सकते, हम लोग डाइजेशन पे बात कर सकते हैं, हम लोग रेस्पिरेशन पे बात कर सकते हैं, हम लोग हर चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? तो मैम ने कहा कि जो गेस्ट होंगे वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। उसके बाद मैंने और ट्राई किया, मैंने गेस्ट लोगों से बात की कि सर मैं ऐसे ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, क्या आप लोग कंफर्टेबल है? मैम का कहना है कि आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो। तो वहाँ पे जो हमारे प्रिंसिपल सर थे उन लोगों ने हमसे कहा कि आप बात कर सकते थे, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, अब हमारा प्रोग्राम खत्म होने वाला था, तो आप नेक्स्ट में कभी ट्राई करेगा। तो सोचिए, सिर्फ साइंस डिपार्टमेंट का भी प्रोग्राम होने के बाद भी हम अपनी चीज़ों को सामने नहीं रख पा रहे हैं। इसलिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जितने भी बच्चे हमारी वीडियोस देखते हैं, अगर आपको हमारे वीडियो से थोड़ी सी भी बेनिफिट मिलती है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करिए। मेट्रो सिटियों में हो सकता है कि ये चीज़ें अभी थोड़ी बहुत नॉर्मलाइज हो सकती हैं, आप खुले में पैड खरीद सकते हो, आप खुले में पैड यूज़ कर सकते हो, लोगों से मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात कर सकते हो, लेकिन हमारे गांव इलाके में अभी भी ये चीज़ें बहुत बड़े टैबू है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको मेंस्ट्रुएशन नहीं आता, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर वे में नहीं है, कभी 5 महीने बाद आता है, कभी 3 महीने बाद आता है, वो पीसीओडी और पीसीओएस जैसी चीज़ों से सर्वाइव कर रही हैं, बट वो इसके बारे में बात नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे सोसाइटी में, सो कॉल्ड सोसाइटी में, इस सारी बातों को बात करना अलाउ नहीं है। भाई से, पापा से छुपा के सारी चीजें रखनी है, पूजा घर में नहीं जाना है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उन रेस्ट्रिक्शन के बावजूद भी इतने सारे पेन्स को, जो भी बॉयज इस वीडियो को देख रहे हैं, कैन यू फील, जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो फीमेल्स की बॉडी में कुछ लेयर्स बनती है। तो उस टाइम में क्या होता है कि फीमेल की जो बॉडी होती है, इस तरीके से अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ से इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में जब हर महीने मेंस्ट्रुएशन चलती है, पूरे महीने जो साइकिल चलती है, उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके से मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ये मल्टीपल लेयर्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये इसलिए होता है कि जब अगर मान लीजिए कि वो फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म्स का फ्यूजन एग से हो जाता है, तो यहाँ पे जो 9 महीने तक बेबी को यूट्रस में रखना है, उसके लिए जो भी तैयारी की जाती है वो पहले से की जाती है। लेकिन हर महीने तो मतलब फर्टिलाइजेशन होती नहीं है, हर महीने तो प्रेगनेंसी होती नहीं है, तो ये लेयर्स को क्या किया जाता है, बॉडी के बाहर जो है निकाल किया जाता है। मतलब कैन यू फील कि अगर आपकी बॉडी में कहीं चोट वगैरह लगी है और आप, मतलब आपकी बॉडी में कोई स्किन है, उसको कोई खुरद के 4-5 दिन तक उसको अलग करता रहे आपकी बॉडी में विद द ब्लड, तो वही चीज़ें, वही पेन उस टाइम वो एक फीमेल्स फॉलो करती है, उस टाइम वो उसको फील करती है। तो इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को जनरलाइज करें। ये पेन के साथ साथ उसको छुपाना, उस समय अपने आप को इम्प्योर समझना, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें बहुत टफ होती हैं एक लड़की के लिए। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू टॉपिक आते हैं। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं कि इनके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल होती है। तो रिक्सिया का ये गैमेटोफाइटिक है, जो कि एन स्टेज में है, मतलब गैमेटोफाइटिक है, हैप्लॉइड स्टेज है। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, किसी प्लांट को अलग करता है, डेथ हंडी के या फिर एपेक्स परसिस्टेंट एपेक्स, किसी भी माध्यम से करता है। मेनली हमें देखना है किसके बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर डायोसियस है तो मेल और फीमेल जो थैलस है वो अलग अलग होंगे, अगर मोनोसियस है तो सेम होंगे। ये थैलस क्या करेंगे, मिलेंगे, तो फीमेल वाले में आर्चिगोनियम बनेगा और मेल वाले में क्या बनेगा, एंथ्रीडियम बनेगा। आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम से क्या बनेगा, एग सेल्स बनेगा, और एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथोजॉइड्स बनेगा। आर्चिगोनियम से क्या बनेगा, एग सेल बनेगा, और एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथोजॉइड्स बनेगा। एग सेल और एंथोजॉइड्स दोनों फ्यूज करेंगे और यहाँ पे ऊसपोर्स का फॉर्मेशन करेंगे। एग सेल्स और एंथोजॉइड्स दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे, ऊसपोर्स, जिसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। जैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या फिर सिनगैमी का प्रोसेस होगा, वैसे ही गैमेटोफाइटिक जो फेज है वो स्पोरोफाइटिक फेज में स्विच कर जाएगी। स्पोरोफाइटिक स्टेज में जो हमारे पास जाइगोट बना है, ये जाइगोट डिवाइड करेगा, इम्ब्रियो बनाएगा। इम्ब्रियो कैसे बनाएगा कि ये गैमेटोफाइट पे अटैच रहेगा, वहीं पे डिवीजन करेगा और गैमेटोफाइट से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो में फिर एम्फीथीशियम और एंडोथीशियम लाके स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स बनते हैं। स्पोर मदर सेल जैसे ही मियोसिस में जाता है, जैसे ही रिडक्शनल डिवीजन में जाता है, ये स्पोरोफाइटिक स्टेज जो है वो गैमेटोफाइटिक स्टेज में स्विच कर जाती है। और ये गैमेटोफाइटिक स्टेज फिर आगे चल के जो है कि डेवलप
डेवलप करके जर्मिनेट करके जो है गैमेटोफाइट बनाता है रिक्सिया का। तो ये था कंप्लीट लाइफ साइकिल अबाउट द रिक्सिया। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है रिक्सिया के अंदर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने उसकी थैलस के बारे में, उसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो 2 पार्ट्स में ये वीडियो कंप्लीट हुई है। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने अपनी साइड से पूरा ट्राई किया कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से बहुत क्लिस्टर क्लियर हो जाए। तो टॉपिक थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, आपको वीडियो थोड़ी लंबी मिलेगी तो अच्छी बात है ना, आपको ज्यादा कंटेंट मिलेगा, ज्यादा सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्केंसिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मार्केंसिया यहाँ पे खत्म होता है। मार्केंसिया एंथोसिरोसिस स्पैग्नम डिस्कस करने के बाद आपकी ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम लोग टेरिडोफाइट्स को स्टार्ट करेंगे और उसको भी कंप्लीट कर देंगे बहुत फटाफट। आप लोग का सिलेबस ऑन द टाइम कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है और आपको पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अवेयर फॉर योर हेल्थ एंड योर सोसाइटी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टॉपिक ऑफ द मार्केंसिया।